नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और मेरे साथ आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री के सेशन में हम चल रहे हैं और हिस्ट्री में अब तक हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था। कुषाण वंश से आगे हम चलेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से एक बात कहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन आए और मैं आपको लगातार हिस्ट्री के बाद और सब्जेक्टों की वीडियो डाल सकूं। क्योंकि जब नए व्यूअर हमारे चैनल पे आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, तो हमें भी एक ऊर्जा मिलती है कि हम लोग भी आपके लिए थोड़ी मेहनत करें। बाकी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए, पर बाकी आपका थोड़ा सा ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको थोड़ी मात्रा में शेयर कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी में लगे रहें, पढ़ाई के साथ थोड़े समय निकाल के इसको शेयर करें। चलिए, तो हिस्ट्री के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुषाणों की सत्ता के पतन के बाद भारत में क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए और कौन कौन से छोटे राजवंशों का उदय हुआ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्त वंश। लेकिन हम ये समझेंगे कि गुप्त वंश तो आएगा तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में आएगा, यानी 275 के बाद आएगा। लेकिन उससे पहले भारत में क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, किन छोटे मोटे राजवंशों ने कुषाणों की शक्ति के पतन के बाद शासन किया, आज हम उस चीज को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गुप्त वंश से पहले पेशावर में कुषाणों का एक राजा था, किदार, जो इनका अंतिम राजा माना जाता है। ये यहाँ पे शासन कर रहा होता है, पेशावर यानी पुरुषपुर, यानी कि पाकिस्तान में वर्तमान में। इसी के साथ रावी और चिनाब नदियों के बीच एक मद्रक नामक राजवंश था। मद्रक नामक एक जनजाति या कह सकता हूं गणराज्य शासन कर रहा था। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी इलाके में और पंजाब के दक्षिणी इलाके में योद्धे लोगों का शासन हुआ करता था। इन योद्धे लोगों को सबसे पहले शक शासक रुद्रदामन ने पराजित किया और इन्हें अपना सामंत बना लिया। लेकिन बाद में जैसे ही शक शक्ति पतन की ओर हुई, ये योद्धे पुनः स्वतंत्र हो गए। इसी प्रकार एक शिवी जाति थी जो पहले पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसती थी। लेकिन जैसे ही वहां से इन पर ज्यादा आक्रमण हुए तो ये वहां से निकल करके चित्तौड़गढ़ के इलाके में आ गए और चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका इनकी राजधानी उस जमाने में हुआ करती थी। इसी तरह अर्जुनायन थे जो भरतपुर, आपके बयाना और आपके कह सकता हूं जयपुर और मथुरा, आगरा, इन क्षेत्रों में अर्जुनायन नाम का एक छोटा गणराज्य फैला हुआ था। इसी तरह नागवंश एक प्रधान केंद्र। नागवंश का क्षेत्र काफी बड़ा रहा और इसकी प्रमुख राजधानी थी पदम पवैया, वर्तमान में जो जगह है, यानी उस समय इसे कहा करते थे पद्मावती। तो पद्मावती में नागवंश का शासन था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये नागवंश जो था वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव था। गुप्तों से पहले ताकतवर महाशक्तियों में नागवंश एक था। इस नागवंश को ही पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने, और इनको जो है नागवंश को गुप्तों के अधीन किया था। इसी प्रकार साकेत और कौशाम्बी, साकेत जो यानी कि अयोध्या और कौशाम्बी यानी कि प्रयागराज, और मैं कह सकता हूं प्रयागराज के पास ये जगह पड़ती थी। बांदा जिला है वर्तमान में, प्रयागराज और बांदा जिले के आसपास ये कौशाम्बी था। ये दोनों जो थे यहाँ पे मग राजवंश था। मग कौन सा राजवंश था? मग। इनको चंद्रगुप्त प्रथम जीतेगा, ठीक है। इसी तरह मालव जनजाति है। ये मालव जनजाति पहले कहाँ रहती थी? ये पहले पंजाब के क्षेत्र में बसती थी, लेकिन बाद में ये इस क्षेत्र को छोड़ करके आ गई कहाँ पे? पूर्वी राजपूताना और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास बस गई। यानी हमारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो था वो इसमें आता था और इनकी राजधानी हुआ करती थी नगर, जो वर्तमान में टोंक में है। वहां से इनके बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में बरार में एक छोटे सामंत थे विष्णुवृद्धि गोत्र के, वो यहाँ पे रहते थे, जिनको कहा जाता था वाकाटक। और इस वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी उस जमाने में विंध्य शक्ति ने। ये काफी एक बड़ा राजवंश रहा दक्षिण भारत में, और इनकी पावर जो थी वो विंध्याचल पर्वत से नीचे और हैदराबाद तक के क्षेत्रों तक फैले हुए क्षेत्र था इनका। यानी काफी बड़ा साम्राज्य वाकाटकों ने उस टाइम स्थापित किया था, जो एक ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय हुआ। पल्लव राजवंश जो था, इनकी राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। बाकी हम इनमें जो ज्यादा बड़े राजवंश हैं उनको प्रॉपरली एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी समझ जरूरी है कि उस जमाने में क्या रहा था। कुषाणों की सत्ता पतित हुई और उसके बाद इन छोटे छोटे राजवंशों ने शासन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनका शासन चल रहा था। उसी टाइम मगध में एक छोटा राजवंश उदित होता है। एक छोटा राजवंश, बहुत छोटा था,
जिसका नाम था गुप्त। ये गुप्त जो थे ये प्रारंभ में बहुत छोटी शक्ति थे और इनका एक राजा था श्रीगुप्त, वो यहाँ पे शासन कर रहा था। और शासक जो गुप्त था वो संभवतया शकों का सामंत था। फिलीट ये बात कहते हैं कि गुप्तों का जो शासक था, फिलीट के अनुसार, फिलीट एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि जो गुप्त था श्रीगुप्त वो शकों का सामंत था प्रारंभ में। कौन? श्रीगुप्त, जिसे गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। चलिए संस्थापक की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम एक चीज समझते हैं कि ये जो गुप्त डायनेस्टी थी या गुप्त राजवंश था, इसकी जानकारी हमें कौन कौन से ग्रंथों में मिलती है। तो गुप्त राजवंश की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, पहली चीज हम ये समझ लेते हैं। तो गुप्तों की जानकारी मिलेगी, एक तो हमें पुस्तकों से मिलेगी, दूसरी हमें इनके सिक्कों से मिलेगी, और तीसरी हमें इनके अभिलेखों से मिलेगी, और चौथी इनकी जानकारी मिलेगी इनके स्थापत्य। ठीक है, जो इन्होंने मंदिर और जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनवाया था उससे भी इनकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पुस्तकों की बात करेंगे। तो पुस्तकों में इसकी जानकारी सबसे पहले मिलती है पुराणों से, और पुराणों में जो इनके संबंध रखते हैं वो वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और आपके विष्णु पुराण। इन तीन पुराणों में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से जो इनसे संबंध रखेगा वो वायु पुराण है। मैं पहले भी बता चुका हूं, विष्णु पुराण मुस्लिम मौर्यों से संबंधित रहा है, वायु पुराण गुप्तों से संबंधित रहा है, और मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार पहली चीज तो हो गई पुराण की, इन तीनों पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी, कालिदास जो था उसको भी गुप्तों का ही एक दरबारी माना जाता है। तो कालिदास जो भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं वो गुप्तकालीन ही थे। तो इनकी जो है 7 पुस्तकें मिलती हैं। इन पुस्तकों में भी गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो कालिदास की पुस्तकों से इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनकी जानकारी मिलेगी शूद्रक की पुस्तक, ये नाम याद रखें, शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम से। शूद्रक की पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनकी जानकारी मिलेगी वात्स्यायन के ग्रंथ, वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र से। वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र से भी किसकी जानकारी मिलेगी? हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। साथ ही देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ है, देवी चंद्रगुप्तम, जो किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। इससे भी गुप्त वंश की जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो गुप्तों की जानकारी में पुस्तकें पुराण संबंधित वायु पुराण में जानकारी मिलती है, ब्रह्मांड और विष्णु पुराण में, कालिदास के 7 ग्रंथों में इसकी, शूद्रक की मृच्छकटिकम में, वात्स्यायन के कामसूत्र में, और देवी चंद्रगुप्तम के विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ से भी इनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो गुप्तों की जानकारी इन सारी पुस्तकों में मिलती है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम इनके सिक्कों की। तो देखिए, जो सबसे पहला जो राजा था श्रीगुप्त, इसके तो कोई सिक्के मिले नहीं है, घटोत्कच के भी कोई सिक्के नहीं मिले। इनमें सिक्के जो मोस्टली मिले हैं वो या तो मिले हैं चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त फर्स्ट के मिले हैं, या फिर समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। और समुद्रगुप्त के सर्वाधिक सिक्कों का भंडार भरतपुर जिले के बयाना से मिला है। ठीक है, और तीसरा यहाँ का राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। इन तीनों के मोस्टली सिक्के भारी मात्रा में मिले हैं। और इनके बाद जो कुमारगुप्त राजा बना, तो कुमारगुप्त के बाद के जो इसके उत्तराधिकारी हुए, उनके जो समय के राजा थे, उन राजाओं ने क्या किया था? इन सिक्कों में मिलावट का काम जारी कर दिया था, जिससे इनकी आर्थिक दशा की जानकारी हमें मिल जाएगी। यानी इनके जो सिक्के मिलेंगे वो शुद्ध रूप में मिलेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा हुआ कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद के राजाओं के सिक्के मिलावट वाले प्रचलन में आ जाते हैं। तो मिलावट वाले सिक्के प्रचलन में आए तो आर्थिक दशा की जानकारी हमें हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम की जो सिक्के मिलते हैं वो राजा रानी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिनको हम बाद में चर्चा करेंगे, जिसमें एक तरफ कुमार देवी का चित्र और एक तरफ चंद्रगुप्त का चित्र और पीछे लिच्छवय लिखा हुआ था। दूसरा,
समुद्रगुप्त के सिक्के मिलते हैं। समुद्रगुप्तों के सिक्कों पर इसे अश्वमेध करते हुए दिखाया गया है, इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसे धनुर्धारी प्रकार का भी दिखाया गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त के सिक्कों पर व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के मिले हैं, इसके व्याघ्र हनन, ठीक है। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से जानकारी मिलती है कि संभवतः इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो मोस्टली इनके सिक्के जो मिले वो किसके मिले, आपके स्वर्ण के सिक्के मिले, इसके अलावा चांदी के भी इनके सिक्के मिले और तांबे के भी इनके सिक्के मिले। अब देखिए, चांदी के जो सिक्के चलाए हुए माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के चलाए हुए माने जाते हैं, परंतु चंद्रगुप्त फर्स्ट का हाल ही में एक सिक्का मिला है जिससे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी चांदी के सिक्के चलाए होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ज्यादा मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए थे और एक इनके सिक्के मिलते तांबे के सिक्के। तो स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था उस जमाने में दीनार। यह आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का नाम क्या था, तो दीनार था। चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक या रुप्यक, और इनके जो तांबे के सिक्के थे उन्हें कहा जाता था बच्चों माशक। क्या कहा जाता था, माशक। तो इन सिक्कों से गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। तो ठीक है, तो राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए, व्याघ्र हनन प्रकार के चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अश्वमेध करते हुए और आपके वीणा वादन करते हुए ये समुद्रगुप्त के सिक्के हमें मिले हैं। बाकी हम एक एक जब राजा पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी केवल हम इतना जान रहे हैं कि इनकी जानकारी, तो प्रारंभ में जब तक हम इनकी जानकारी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो उस राजा के बारे में हम ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो अभी थोड़ी सी एक बार जानकारी कर लेते हैं। जानकारी के बाद मैं इनके मूल निवास की बात बताऊंगा और इनके साथ ही इनका कौन सा वर्ण था उसकी बात बताऊंगा, फिर चंद्रगुप्त प्रथम को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे जुड़े रहिए। देखिए, अब इनकी जानकारी मिलेगी अभिलेखों से। जैसे इनका प्रमुख अभिलेख मिला प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लगवाया था, समुद्रगुप्त ने लगाया था, जो प्रयागराज में है। वर्तमान में कहां पे है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो प्रयाग प्रशस्ति से इनकी जानकारी मिलती है। ऐरण अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। ऐरण अभिलेख किसने लगवाया था, बालादित्य ने लगवाया था। ठीक है, और उसमें जानकारी मिलती है कि बालादित्य ने अपनी बहन का विवाह वसुराट नाम के किसी ब्राह्मण के साथ भी किया था। इसके साथ ही इनका भीतरी स्तंभ लेख मिलता है जो स्कंदगुप्त ने लगवाया। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ में भी एक अभिलेख लगवाया था। रुद्रदामन का अभिलेख भी मिलता है जूनागढ़ से, और किसका अभिलेख भी मिलता है, आपके स्कंदगुप्त का अभिलेख भी मिलता है। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख में कि स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का क्या कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। देखो, सुदर्शन झील में मैंने 4 राजा बता दिया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया, फिर अशोक बता दिया, फिर रुद्रदामन का नाम आया था, और चौथा राजा स्कंदगुप्त आया था जो गुप्त वंश का से संबंधित था। ठीक है, तो जूनागढ़ इनका अभिलेख हो गया। इसके अलावा सुपिया अभिलेख हो गया। सुपिया अभिलेख जो है इनका कहां से मिला, ये रीवा मध्य प्रदेश से मिला। ठीक है, रीवा जो जगह है वहां से ये मिला था। तो इन सारे अभिलेख और इनकी प्रशस्तियों से जानकारी मिलती है। साथ ही पूना जो अभिलेख है या पूना ताम्रपत्र लेख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ने लगवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह हुआ था इस विष्णु वृद्धि गोत्र के वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो उसने पूना में एक ताम्रपत्र लगवाया था, पूना अभिलेख लगवाया था, उससे भी इनकी जानकारी हमें गुप्तों की मोस्टली मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इनके स्थापत्य की, कि इन्होंने इनकी जो स्थापत्य यानी कि जो इन्होंने आर्किटेक्चर स्थापित किया था, उनसे भी इन गुप्त साम्राज्य के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। इनका भीतरी जो वर्तमान में जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से इनका ईंटों के द्वारा निर्मित पहला मंदिर मिलता है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर मिलता है। तिगवा जबलपुर में इनका विष्णु मंदिर मिलता है। ठीक है, भूमरा में इनका शिव मंदिर मिलता है। इस प्रकार के इनके बहुत सारे मंदिर जो है वो देखने को मिलते हैं, और उस आर्किटेक्चर से भी इनकी जो जानकारी है वो मिल जाती है। साथ ही इन्होंने बाघ की गुफाओं का निर्माण कराया, जो वर्तमान में ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बाघ की गुफाओं का निर्माण कराया। साथ ही अजंता में भी इन्होंने गुफाओं का निर्माण कराया, जिनमें 16 और 17 नंबर की जो गुफा है वो गुप्तकालीन मानी जाती है, यानी गुप्तों ने ही अजंता में 16वें नंबर और 17वें नंबर की गुफाएं बनवाई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गुफा नंबर 16 में क्या था और 17 में क्या था। तो गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रण मिला था, और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला मिली थी। टोटल ये अजंता में 33 गुफाएं हैं।
टोटल कितनी गुफाएं हो जाती है अजंता में? 33 गुफाएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जिनमें से 16वें और 17वें नंबर की गुफा कौन सी है? गुप्त वंश से संबंधित रखती है। तो इनकी जो जानकारी मिलेगी वो इन पुस्तकों में, सिक्कों में, अभिलेखों में और स्थापत्य यानी कि इन गुफाओं में और इनके मंदिरों में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने केवल इतना समझा है कि गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है हमारे भारतीय इतिहास का गुप्त डायनेस्टी, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इनके समय युद्ध के क्षेत्र में, सिक्कों के क्षेत्र में आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति, हर प्रकार की उन्नति, धार्मिक रूप से भी उन्नति, हर प्रकार की उन्नति हुई। हमारी एक ऐसी संस्कृति डेवलप हुई कि गुप्त वंश को इतिहास भुला नहीं सकता। तो इसलिए गुप्त वंश को भारत का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। और गुप्त वंश का जो राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका काल तो अपने आप में अनुपम रहा, जिसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो नवरत्न परंपरा अकबर की नहीं थी, नवरत्न परंपरा चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, विक्रमादित्य की थी, जिसकी उपाधि थी, टाइटल था उसका विक्रमादित्य। तो उस राजवंश के बारे में आज हम जानकारी कर रहे हैं कि गुप्त डायनेस्टी थी क्या। अगर आप लोग भारत के होकर और अपने भारतीय इतिहास को नहीं समझेंगे तो आप समझ लेना परीक्षा की दृष्टि से तो ये उपयोगी है ही, साथ ही हमारे अंदर एक ऊर्जा देता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने महान थे, उनके पास ऐसी परंपराएं विकसित थी। अभी आप गुप्त डायनेस्टी में जब बड़े बड़े इतिहासकारों को और बड़े बड़े राज कवियों को, साथ ही वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्रियों को जब पढ़ेंगे, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों को इनके टाइमिंग में पढ़ेंगे, कालिदास जैसे रचनाकारों को जब पढ़ेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि हमारे पूर्वज तो बड़े महान थे। अब चूंकि चक्कर क्या था कि हम लोगों को हमारा सही इतिहास जो है वो जानकारी है ही नहीं उसकी। तो सही इतिहास की जब जानकारी नहीं रहेगी तो हम लोग किसको पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि 1947 के बाद हमारे देश में कौन कौन से नेता हुए, या अभी हीरो कौन कौन महान है, ठीक है। हीरो देखेंगे, कुछ वेब सीरीज देखेंगे, वहां से लोग चीजों को देखते हैं। अगर हम उन चीजों से देखेंगे तो वहां बौने लोगों को देख रहे हैं। अब बौने लोगों को देखेंगे तो बौने बनेंगे, और महान लोगों को देखेंगे तो महान बनेंगे। अब इन महान लोगों को यदि हम देखेंगे तो हम इस महानता की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारी संस्कृति को भी उस पुरातन संस्कृति की ओर लेके जाएंगे जो हमारी भारत की मूल धरोहर है। उस मूल धरोहर को हम बचा सकेंगे। इसलिए ये गुप्त डायनेस्टी जीवन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि केवल गुप्त डायनेस्टी को हमने केवल पढ़ लिया तो इससे हमें भाई पेपर में प्रश्न मिल जाएगा, साथ ही जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां हमने अभी जानकारी पढ़ी है कि गुप्त वंश की केवल जानकारी कहां कहां से मिलती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि गुप्तों की वर्ण क्या था, गुप्त कौन सी जाति के थे, ठीक है। गुप्तों की जाति या वर्ण, तो इनकी जाति या वर्ण, अब देखो 4 वर्ण हो सकते हैं भारतीय इतिहास में। जो वर्ण हमें मिलते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं अथर्ववेद में, ठीक है, सॉरी ऋग्वेद में मिल जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण मिले, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। और गुप्तों की जो वर्ण बताए जाते हैं वो विभिन्न इतिहासकारों ने ये चारों ही वर्ण बताए हैं। जैसे ब्राह्मण जो इनका वर्ण बताया है वो हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया था कि हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार गुप्तों कौन सी जाति के थे, तो ब्राह्मण थे, ठीक है। इसी प्रकार क्षत्रिय अगर आपसे पूछता है तो क्षत्रिय किसने बताया? हीरानंद, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने, GH ओझा ने, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए वैश्य किसने बताया इनको, तो वैश्य बताया रोमिला थापर ने। रोमिला थापर ने क्या बताया? वैश्य बताया। अगर रमेश चंद मजूमदार का मत ले लिया जाए तो रमेश चंद मजूमदार ने भी इन्हें क्षत्रिय बताया था। अगर शूद्र की बात करें तो शूद्र की बात हम करेंगे काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल जो हैं इन्होंने इन्हें शूद्र बताया था। क्या बताया था? शूद्र बताया था। तो थोड़ा यहां समझिए, शूद्र और दूसरा इन्होंने 2 चीज बताई थी, शूद्र और एक जाट। अब मैं एक एक चीज पे बात करूंगा कि इन्होंने किस आधार पे इनको इनकी जाति या वर्णों को दिया था। पहली बात कि ब्राह्मण क्यों बताया इनको, कि हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा कि जो गुप्त थे
उनमें गुप्तों में प्रमुख रूप से जो नाम मिलता है वो प्रभावती गुप्ता का मिलता है। और प्रभावती गुप्ता कौन थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और उसका विवाह जो था वो वाकाटक नरेश के जो विंध्य शक्ति के वंशज थे, विष्णुवृद्धि गोत्र के जो ब्राह्मण थे, उस वंश में उसका विवाह हुआ। हालांकि जो आपके प्रभावती थी उसने पूना ताम्रपत्र लेख में अपना गोत्र बताया है धारण गोत्र। धारण गोत्र, अब यहां से विवाद बनेगा, थोड़ा समझें। प्रभावती गुप्ता का धारण गोत्र यहां पे उल्लेखित मिलता है और इस धारण गोत्र का जो है पुराण में धारण गोत्र ब्राह्मणों का मिलता है। इस आधार पर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा कि ये ब्राह्मण थे। दूसरी चीज, मैंने अभी आपको बताया था कि जो एरन अभिलेख है जो बालादित्य ने लिखवाया था, उस एरन अभिलेख में जो मध्य प्रदेश से मिला है एरन से, तो उस एरन अभिलेख में बालादित्य की जो बहन थी उसका जो विवाह हुआ था वो एक वसुराट नाम के ब्राह्मण से हुआ। वसुराट नाम के एक ब्राह्मण से उसका विवाह हुआ। तो यानी बहन का विवाह भी किसके साथ हुआ? ब्राह्मण के साथ। इसके साथ दक्षिण में एक राजवंश था जिसका नाम था कदम्ब राजवंश, और वो जो कदम्ब राजवंश था वो ब्राह्मण थे, कदम्ब राजवंश वाले शासक, और वो अपने गोत्र से बाहर यानी ब्राह्मण के साथ ही विवाह करते थे सामान्यतया, और किसी राजवंश के साथ वो विवाह नहीं करते थे। अब उन्होंने गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो संभवतया जो राजवंश, जो एक वर्ग या जो एक जाति जो किसी दूसरे के साथ विवाह करना पसंद नहीं करती थी, अनुलोम विवाह नहीं करती थी। अनुलोम विवाह का मतलब होता था अपनी से नीची जाति के लोगों से विवाह करना। तो ये क्या माना जाता था? मनुस्मृति के अनुसार एक घृणित था, तो वो लोग ये नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जब उन्होंने गुप्तों से विवाह संबंध बनाए होंगे तो संभवतः गुप्त क्या रहे होंगे? ब्राह्मण रहे होंगे। ये बात हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं। दूसरा इनका मत मिलता है कि ये क्षत्रिय थे। गौरीशंकर हीरानंद ओझा और आरसी मजूमदार इन्हें क्षत्रिय करार देते हैं। क्षत्रिय करार इस आधार पर देते हैं कि जो धारण गोत्र था, ये सामान्यतः क्या होता था, गोत्र का एक ये बीमारी है कि ये धारण गोत्र इनका मिल गया, तो इन्होंने कहा कि कुछ जो शासक थे वो अपने ब्राह्मण का गोत्र भी धारण कर लेते थे, और इनके ब्राह्मण का कोई धारण गोत्र आओ। अब ब्राह्मण का गोत्र तो क्या रहा था, जो ब्राह्मण था वो तो, अब उसको किसी क्षत्रिय ने यदि धारण किया तो फिर क्या हो गया, वो क्षत्रिय को ब्राह्मण समझा जाने लगा। दूसरी चीज इन्होंने कही कि इनका जो वैवाहिक संबंध था वो वैशाली के लिच्छवियों के साथ था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। तो संभवतः जब क्षत्रियों के साथ इनका वैवाहिक संबंध था तो ये क्षत्रिय रहे होंगे। इस आधार पर इन इतिहासकारों ने, गौरीशंकर हीरानंद ओझा और रमेश चंद्र मजूमदार ने क्षत्रिय कहा। तीसरा रोमिला थापर। रोमिला थापर अपने आप में एक विशिष्ट इतिहासकार रही हैं और इन्हें वैश्य कहा, और वैश्य के आधार पर कहा इन्होंने कि गुप्त से गुप्ता, प्रभावती गुप्ता जो मिलता है नाम, उस गुप्ता से इन्होंने संबंध बताया कि ये वनीय रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे। लेकिन ऐसे तो जो कौटिल्य था उसके नाम में भी विष्णुगुप्त था, तो क्या वो वनीय था? वो तो ब्राह्मण था। तो ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि इन्होंने बता दिया। चौथा था शूद्र। शूद्र काशी प्रसाद जायसवाल ने बताया, तो शूद्र किस आधार पे बताया? तो इसकी एक लंबी कहानी है। इसकी लंबी कहानी है कि एक पुस्तक है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी जो पुस्तक किसकी है? वज्जिका। ये दक्षिण भारतीय लेखिका रही है और इसने एक पुस्तक लिखी कीर्ति कौमुदी। इस कीर्ति कौमुदी पुस्तक में इसने एक कहानी बताई। उस कहानी का नाम क्या है? वो कहानी ये थी कि एक राजा था जिसका नाम था सुंदर वर्मा। इसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसने चंडसेन नामक किसी व्यक्ति को क्या ले लिया? गोद ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कल्याण वर्मा। इसका बेटा हो गया कल्याण वर्मा। तो चंडसेन मन ही मन सोचने लगा कि तेरा राज्य तो गया, भाई पहले इसको राजा बना था, वो सुंदर वर्मा के बेटा नहीं था, लेकिन अब चंडसेन ने सोचा कि तेरा राज्य गया, इसलिए उसने इस पर चढ़ाई कर दी मगध पर, और इनको जो है सुंदर वर्मा को मार दिया। कल्याण वर्मा सुंदर वर्मा के अमात्यों द्वारा बचा लिया गया और इसको पंपापुर नामक एक स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले गए। चंडसेन अच्छा लोकप्रिय व्यक्ति नहीं था क्योंकि लोग राजा में ज्यादा आस्था रखते थे और राजा अच्छा भी था सुंदर वर्मा, तो इसलिए कल्याण वर्मा के पक्ष में लोग जुड़े और विद्रोह करने लगे, और बाद में कल्याण वर्मा ने चंडसेन को मार दिया और इसका समूल नाश कर दिया। ठीक है, ये उल्लेख, ये कहानी मिलती है कीर्ति कौमुदी में, और इसमें चंडसेन को आपके कारस्कार नाम दिया गया है।
चंडसेन को क्या कहा गया है? कारस्कार कहा गया। और कारस्कार जो शब्द आता था वो शूद्रों के लिए आता था। कारस्कार किसके लिए आता था? शूद्रों के लिए आता था। तो इस बात से काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि ये चंडसेन कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और कारस्कार शूद्र को कहा जाता है, इसलिए ये शूद्र थे। लेकिन यहां पर एक उल्लेख मिलता है कि चंडसेन जो था उसका समूल नाश कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त, फिर बालादित्य, इस प्रकार के अनेक जो है गुप्त डायनेस्टी के राजा रहे थे। तो अगर इसका समूल नाश हो जाता इस कहानी के अनुसार तो ये राजा समाप्त हो जाता, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कोई राजा ही नहीं मिलता, इसलिए इनका ये मत जो है वो कैंसिल हो जाता है। दूसरा कि ये जो धारण गोत्र इसने प्रभावती गुप्ता ने अपना बताया, ये धारण का संबंध इन्होंने बताया धरणी शाखा से, और धरणी शाखा जो है वो एक जाट राजवंश की एक शाखा है, ठीक है, जो वर्तमान में कक्कड़ जाट के नाम से जानी जाती है, कक्कड़ जाट, ठीक है। तो धरणी शाखा जो कक्कड़ जाट के नाम से जानी जाती है। और ये जो जट शब्द इनके लिए मिला वो चंद्रगोमिन की व्याकरण में मिला। चंद्रगोमिन एक लेखक रहे, इनकी जो व्याकरण थी उसमें यह शब्द मिला जर्ट, ठीक है, कि जर्टों ने क्या किया था? विदेशियों को यहां से भगा दिया, शकों को यहां से भगा दिया और बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया। तो जर्ट इनको संभवतः इन्होंने जाटों से कनेक्ट किया और इन्हें वर्तमान में क्या बता दिया? कक्कड़ जाट बता दिया, जो वर्तमान में शूद्र जैसी स्थिति में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये चार मत यहां पे देखने को मिलते हैं, और इनमें जो सबसे ज्यादा प्रबल मत माने जाते हैं वो ऊपर के दो माने जाते हैं कि या तो ये ब्राह्मण रहे या फिर ये क्या रहे? क्षत्रिय रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका मत जो है मिल जाता है। तो अब आप स्पष्ट कुछ नहीं बता सकते, केवल आपको ये मोस्टली याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपको इतिहासकार का नाम पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने गुप्तों को कौन सी जाति से संबंध बताया है। ऐसे नहीं पूछ सकता कि चारों ऑप्शन में मिल गए कि भाई बताओ कौन सी जाति का है, ऐसे देगा तो फिर वो विवादास्पद हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज स्पष्ट है नहीं गुप्तों के बारे में। क्योंकि गुप्तों से पहले का जो टाइम है, गुप्तों से यानी तीसरी शताब्दी से पहले का टाइम और पहली शताब्दी के बाद का टाइम अंधकार युग कहलाता है। भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहते हैं उसको, क्योंकि भारत में शक, कुषाण, ये ऐसी जातियां रही, हूण, इनके आक्रमण लगातार चलते रहे और इस कारण कोई भी इतिहास जो है वो स्पष्टता नहीं मिल पाता। इसलिए केवल अनुमान परक ये इतिहास रहा। इसलिए भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहलाता है प्रथम शताब्दी के बाद का और तृतीय शताब्दी के पहले का टाइम, ठीक है। इसलिए स्पष्टता कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात आएगी कि जो गुप्त थे ये प्रारंभ में कहां रहते थे। इनका प्रारंभिक निवास या मैं कहूंगा मूल निवास, तो गुप्तों के मूल निवास में सबसे पहला मत मिलता है कि बंगाल। बंगाल में एक मठ है मृग शिखावन बिहार। थोड़ा समझें, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग, ठीक है, ये भारत आया था और ये अपनी पुस्तक में उल्लेखित करता है, चीनी यात्री इत्सिंग, कि एक राजा था जिसका नाम था श्रीगुप्त। इस श्रीगुप्त ने आपके पाटलिपुत्र से 40 मील दूर, कितने मील दूर? सॉरी 40 मील नहीं, 40 योजन, 40 योजन, योजन यानी कि एक योजन में 8 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इससे पाटलिपुत्र से 40 योजन दूर पूर्व दिशा में एक जगह थी। अगर वर्तमान में इस जगह को हम निकालें तो ये निकलती है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो ढाका के पास है, जो वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में। उस टाइम कहां आती थी? बंगाल में आती थी, पहले बंगाल था, पूर्वी बंगाल कहते थे इसको। तो ये यहां पर श्रीगुप्त नाम के किसी शासक ने इत्सिंग के चीनी यात्रियों के लिए 24 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए थे? 24 गांव दान में दिए थे, जहां इन्होंने मृग शिखावन बिहार की स्थापना करवाई थी, जिसे चीन का मंदिर कहा गया है वर्तमान में। चीनी इसको क्या बोलते हैं? चीन का मंदिर कहते हैं। तो यहां पर इसने इनको दान दिया और ये श्रीगुप्त कोई बहुत बड़ा राजा था नहीं, इसलिए माना जाता है कि श्रीगुप्त प्रारंभ में बंगाल में ही रहता होगा। तो पहला तो इनके बारे में विचार मिलता है ये। दूसरा विचार माना जाता है पुराणों का,
कि पुराणों में ये जानकारी मिलती है कि ये जो गुप्त रहेंगे, ये गुप्त आपके कौशांबी, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में मगध से लेकर के और कौशांबी और साकेत तक के क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे। समझ रहे हो बात? तो साकेत और कौशांबी पर अधिकार करेंगे, तो संभवतः ये मगध के शासक रहे हो। ज्यादातर इतिहास में इनके लिए मगधा जो संस्कृत का शब्द है, ये इनके लिए उल्लेख में आया है। तो संभवतः ये मगध के निवासी रहे हों और मगध में ही कोई छोटे मोटे तौर पर ये स्थापित रहे हों, एस्टेब्लिश रहे हों। और जब शक वंश का यहाँ पे शासन था तो ये सामंत के पद तक पहुंच गए हों। अब ये सामंत के पद तक पहुंचे, इसका उल्लेख पता लगता है इनकी उपाधि से कि इनका जो पहला राजा था उसकी उपाधि थी, उसका टाइटल था महाराज। और महाराज एक उसी प्रकार से था जैसे शकों के टाइम पे एक तो होते थे क्षत्रप और दूसरे होते थे महाक्षत्रप। तो क्षत्रप तो मान लीजिए महाराज और महाक्षत्रप मान लीजिए महाराजाधिराज। और फिलीट ने यह उल्लेख किया है कि प्रारंभ में ये शकों के सामंत थे और जिस प्रकार से क्षत्रप होते थे ऐसे महाराज थे, यानी कि ये सामंत थे। अगर ये राजा होते तो महाक्षत्रप यानी महाराजाधिराज जैसी कोई उपाधि धारण करते। बात समझ में आई? तो प्रारंभ में शकों के क्या रहे हों? सामंत रहे हों। ठीक है, तो इनका मूल निवास जो माना जाएगा वो माना जाएगा या तो मगध, या फिर तीसरा इनके बारे में विचार जो मिलता है वो मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों मिलता है? क्योंकि इनके ज्यादातर अभिलेख कहां से मिले? पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले। जैसे प्रयाग प्रशस्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिली। ठीक है, तो इस आधार पे इन्हें माना जाता है कि भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से इनके ज्यादातर अभिलेख मिले, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे होंगे। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो इनके अभिलेख मिले वो समुद्रगुप्त के बाद मिले, उससे पहले के किसी राजा के नहीं मिले। तो इस आधार पे कुछ लोग कहते हैं कि ये मत जो है वो मान्य नहीं है और ये जो है ये कहां के निवासी रहे थे? ये मगध के ही निवासी थे। तो इनको मूल निवास माना जाएगा मगध। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे कि इस गुप्त वंश की स्थापना किसने की। अब तक हमने केवल गुप्तों को जाना था कि गुप्तों की जानकारी कहां से मिली, गुप्त प्रारंभ में कहां रहते थे और गुप्तों की जाति क्या रही थी। ठीक है, ये तीन चीजें हमने समझी हैं। अब हम समझेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की। तो गुप्त वंश की स्थापना की बच्चों श्रीगुप्त ने। तो श्रीगुप्त का जो शासनकाल रहा वो 275 ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, 275 ईस्वी से श्रीगुप्त का शासनकाल शुरू होता है। और श्रीगुप्त और इसके बेटे घटोत्कच का जो शासन था, इनके बारे में स्पष्ट से कुछ नहीं मिलता, लेकिन इतना पता है कि 319 या 20 में इनका शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद इनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो राजा था वो 319-20 से स्टार्ट होकर 350 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसका उल्लेख मिलेगा इसके द्वारा चलाए गए गुप्त संवत में, क्योंकि इसने गुप्त संवत चलाया था शासक बनते ही, राजगद्दी पर बैठते ही, तो उससे चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी मिल जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त राजा बनेगा और समुद्रगुप्त के बाद राजा बनेगा इसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की टाइटल के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसने शकों को भारत से उन्मूलन कर दिया था, इसलिए इसे विक्रमादित्य कहा गया। इसका बेटा कुमारगुप्त रहेगा, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त तक इनका राजवंश बहुत स्ट्रांग रहेगा। स्कंदगुप्त हूण राजवंश को भी पराजित करेगा, लेकिन उसके बाद इनका जो राजवंश है वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। कल नेक्स्ट जो हम डालेंगे वो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इस राजवंश को। आज की वीडियो में मैंने गुप्तों से संबंधित जो जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, नियमित रूप से चैनल देख रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि आप जिस उम्मीद से मेरे चैनल को देख रहे हैं उस उम्मीद के मुताबिक मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊं। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।